हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश को पढ़ रहे हैं और ग्रामीण परिवेश में मैंने आपको वादा किया है कि 31 तारीख तक 99.99% पूरा कर देंगे। उसके बाद जी जान लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस हिसाब से मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश की योजनाएं पढ़ रहे हैं और अब इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा बच्चों से संबंधित। आज की वीडियो महिलाओं के कल्याण से संबंधित है और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। संभवतः अगर अगर शाम को ही टाइम मिला देर रात तक तो उसकी एक और वीडियो देर रात तक मैं डाल दूंगा। तो बिना टाइम गवाए हम लोग ये शुरू करते हैं। बट देखो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ मैंने बना लिया है और मैं टेलीग्राम चैनल में उसको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। पहली भी वाली भी डाली हुई है तो आपके पास नोट्स भी हो जाएंगे और ये भी काम हो जाएगा। देखो, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं महिलाओं संबंधी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। और कौन सी? महिलाओं संबंधी योजनाएं, महिला कल्याण संबंधी योजनाएं। तो कुछ कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो हमको पढ़नी है। जो योजनाएं रह जाएंगी उनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। सबसे पहली जो योजना है वह है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। क्या है? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। या नाम से पता लग रहा है कि कुपोषण को दूर भगाने के लिए क्या किया जा रहा है? सुपोषण दिया जा रहा है। यानी कि कुपोषण को टारगेट करने के लिए योजना बनाई गई है। और किसमें? महिलाओं में। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जहां पर भी महिला शब्द इंक्लूडेड होता है वहां पर और उसके कल्याण की बात होती है तो बालकों का जिक्र वहां पर निश्चित रूप से आ जाता है। आपने देखा भी होगा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय इस तरह से रहता है। महिला के साथ बच्चे भी जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा घरेलू हिंसा वाला, घरेलू हिंसा में बच्चों के साथ भी वो चीजें रहती हैं। तो महिला एवं बाल कल्याण ये एक साथ ही चलता है। परंतु हम स्पेशली उन योजनाओं को टारगेट कर रहे हैं जो महिलाओं से संबंधित ही हैं। तो यह योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना आपकी 2021 और 22 में ये लागू की गई। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि महिलाओं में और बच्चों में कुपोषण से निपटारा किया जाए। महिलाओं का और जो बच्चे हैं, महिला और बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, उनका कुपोषण दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ये महिला कल्याण संबंधी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना है। अब इसके प्रावधान क्या क्या हैं ये बहुत जरूरी है। प्रावधान ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर, कहां पे? आंगनबाड़ी केंद्रों पर, आपने नाम सुना होगा, आंगनबाड़ी होती है। 6 महीने से लेके 5 साल तक का जो कुपोषित बच्चा है, पहला प्रावधान में क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 महीने से 5 साल तक का जो कुपोषित बच्चा है और 11 साल से लेकर 14 साल के बीच की कोई किशोरी है, कोई लड़की है जो एनीमिया ग्रस्त है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है सीधे सीधे खून की कमी, है ना। जिन लड़कियों में जो 11 से 14 साल की हैं, जिनमें खून की कमी है, और जो 6 महीने से 5 वर्ष साल तक के बच्चे हैं और वो कुपोषण के शिकार हैं, उन लोगों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर ड्राई राशन दिया जाएगा, सूखा राशन दिया जाएगा और अतिरिक्त पोषण भी दिया जाएगा। ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है और इसके प्रावधान है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगली योजना की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, है ना। देखो, अभी क्या रहता है कि भारत में विवाह की प्रथा बड़ी जबरदस्त है और विवाह को लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट माना जाता है। शादी को किसी भी व्यक्ति के जीवन का, किसी भी लड़के लड़की के जीवन का बहुत ही स्पेशल मोमेंट माना जाता है और उसको भारतीय समाज में धूमधाम से मनाया जाता है। हजार मतलब आप ये मानो सैकड़ों लोग विवाह में सम्मिलित होते हैं। बहुत सुंदर मतलब दावत होती है, मिष्ठान्न बनते हैं, तमाम कार्य होते हैं और बहुत उत्सव जैसा एक माहौल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के विवाह करने में भी सक्षम नहीं हो पाते। उनके पास उतना भी धन नहीं होता कि वह अपने बच्चों का विवाह कर पाएं, शादी कर पाएं। तो ऐसे ही लोगों के लिए एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। यानी कि सामान्यतः क्या रहता है, विवाह एकल ही रहता है, हर परिवार अपने बच्चों की शादी कर देता है। परंतु यहाँ पर शब्द क्या आया है? सामूहिक। यानी कि 10-15 20 जोड़े, 10 जोड़े, है ना। मिनिमम सामूहिक विवाह के लिए मिनिमम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मिनिमम 10 जोड़े, 10 लड़के 10 लड़कियां को जब एक स्थान पे विवाह होता है तो उसको सामूहिक विवाह कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये योजना लागू की गई 3 अक्टूबर 2017 में। 3 अक्टूबर
2017 में योजना लागू की गई। अब उद्देश्य तो आपको पता ही है क्या है कि सामूहिक विवाह कराना, गरीब लोगों का विवाह करना। लाभार्थी कौन-कौन है, किस-किस को इस योजना का लाभ मिलेगा? तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, रुपया पैसे से हल्के हैं जो लोग, ठीक है, बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार, गरीब व्यक्ति, कोई विधवा है, ठीक है, कोई विधवा है, ठीक है, वह दोबारा विवाह करना चाहती है, या कोई तलाकशुदा है महिला, वह दोबारा विवाह करना चाहती है, तो उसको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अब प्रावधान क्या-क्या है? सरकार शादी तो करवा रही है, पर सरकार अपनी तरफ से क्या देगी इसमें? क्या मतलब स्पेशल कुछ देगी? तो इसमें क्या होगा कि जब शादी हो जाएगी, तो प्रत्येक जोड़े को विवाह के पश्चात 35,000 रुपए की सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है कि आप अपने जीवन का मंगल कीजिए, खाइए, कमाइए, और ये सहायता है, इससे आप अपना जीवन यापन आगे बढ़ाइए, सेटअप कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। उसके बाद ये जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है, इनको कौन आयोजित कर सकता है, ठीक है? तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो स्थानीय संगठन है ना? स्थानीय संगठन है, चाहे वो समिति के संगठन हो, निजी संगठन हो, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज करवाते हैं, या आप इनको देखो, पंचायत भी इनको ऑर्गेनाइज करवा सकती है। ग्राम पंचायत भी चाहे तो ऑर्गेनाइज करवा सकती है, नगर पालिका चाहे तो नगर पालिका भी ऑर्गेनाइज करवा सकती है, नगर निगम भी ऑर्गेनाइज करवा सकती है, क्षेत्र पंचायत भी ऑर्गेनाइज करवा सकती है, जिला पंचायत भी ऑर्गेनाइज करवा सकती है। सभी लोग, जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, जितने भी संगठन है, स्थानीय संगठन है, वो इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत क्या करा सकते हैं? आयोजित करा सकते हैं। परंतु एक शर्त यह है कि जो सामूहिक विवाह का पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा, ये जिला मजिस्ट्रेट की देख-रेख में संपन्न होगा। उनके मार्गदर्शन में या उनकी उपस्थिति में ये कार्य कराना जरूरी है, अन्यथा वह विवाह सामूहिक विवाह नहीं माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगली योजना की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है आशा ज्योति केंद्र, है ना? नाम से ही क्या पता लग रहा है? आशा, ठीक है। मैंने अभी आशा की फुल फॉर्म बताई थी, है ना? इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या था। आशा, है ना? ये पूरा जननी सुरक्षा योजना में जब हमने पढ़ा था तभी आया था। यहाँ पर आशा ज्योति केंद्र है, यानी कि आशा की ज्योति जगाने वाले केंद्र, यानी कि किसी न किसी की सहायता करने वाले केंद्र हैं। तो ये योजना जो आशा ज्योति केंद्र योजना है, सन 2015 में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। उद्देश्य क्या था? अब उद्देश्य नाम से पता लग रहा है, आशा ज्योति केंद्र है, महिलाओं को मतलब सुविधा देने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये योजना लागू की गई है। क्या है कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, किस तरह की पीड़ित, चाहे किसी भी तरह पीड़ित हों, घरेलू हिंसा से पीड़ित हों, आर्थिक रूप से पीड़ित हों, मार पिटाई हो, अपराध से पीड़ित हों, किसी भी प्रकार से चिकित्सा सुविधा के अनुरूप पीड़ित हों, तो कोई भी किसी भी प्रकार की प्रताड़ना यदि महिला झेल रही है, तो उस महिला को सारी की सारी सुविधाएं एक ही केंद्र पर मिल जाएं, सारी की सारी सुविधाएं, सारी की सारी सेवाएं एक ही केंद्र पर मिल जाएं, ऐसे एक प्लेटफॉर्म को तैयार करने वाली योजना है आशा ज्योति केंद्र योजना। ठीक है, अब कौन कौन सी सुविधाएं महिला को मिल जाए कि महिला हेल्पलाइन, यदि महिला कोई भी सुविधा चाहती है तो यहीं उसको मिल जाएगी। ठीक है, थाने की अगर आवश्यकता है तो थाने की सुविधा यहीं मिल जाएगी। अगर कानूनी सहायता की आवश्यकता है, विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो वह भी यहीं मिल जाएगी, और चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है तो वह भी यहीं मिल जाएगी। तो ये सभी सुविधाएं एक ही केंद्र, जिस केंद्र पर मिलती है उसको क्या कहा जाता है? आशा ज्योति केंद्र। विशेष क्या है इस बारे में जानने के लिए कि पूरे के पूरे यूपी में ये चीज लागू नहीं हो रही है। यूपी के केवल 11 जिलों में ही यह सुविधा मिल रही है, और 11 जिलों में ये जो आशा ज्योति केंद्र हैं, इन ज्योति केंद्रों की स्थापना रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केंद्रों के नाम से की गई है। ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे से हट जाता हूँ। पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कन्या विद्याधन योजना। कन्या विद्याधन योजना सन 2012 में, ये आपको पता होगा, आपने इसका लाभ भी उठाया होगा। कन्या विद्याधन, अब इसका सबको पता है कि कन्या विद्याधन योजना क्या है, कि कन्या को विद्या में आगे बढ़ने के लिए, कन्या को विद्या प्राप्त करने के लिए
सरकार के द्वारा जो धन दिया जा रहा है, जो पैसा, जो सहायता, जो वित्तीय जो ये दिया जा रहा है, वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है, उस संबंध में, उस संदर्भ में योजना है कन्या विद्याधन योजना सन 2012 की। बहुत ही सुंदर योजना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि प्रदेश की जो छात्राएं हैं उनको आगे की शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना कि बेटी तू पढ़ ले, बेटी तू पढ़ ले, पैसे की चिंता मत कर, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी या दे दूंगा। सरकार का जो भी लिंग होता है वो आप इसमें देखिए। प्रावधान क्या है? सरकार क्यों इसको लागू कर रही है? सरकार लागू कर रही है कि जो छात्राएं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी हैं, 12वीं कक्षा पास कर चुकी हैं, उन छात्राओं को आगे की पढ़ाई हेतु सरकार 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है कि ले बेटी तू पढ़ ले, 30,000 रुपए मैं तेरे खाते में डाल रहा हूं, ये तू अपने आगे की पढ़ाई कर और अपनी पढ़ाई कम से कम पैसे की वजह से मत रोकना। ये चीज यहां पर सरकार कर रही है। परंतु इस योजना का लाभ उठाने के लिए दो प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्तें हैं कि जो 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए वो यूपी बोर्ड से पास होना चाहिए, यूपी बोर्ड से पास होना चाहिए, सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह से नहीं। और जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है उसके पास वो बीपीएल परिवार से होना चाहिए, वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट दो इसमें शर्तें हैं। कन्या विद्याधन योजना, देख यहां से क्वेश्चन कहीं से भी किसी टाइप का बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला हमारा है स्वयं सिद्ध योजना। ठीक है, स्वयं को सिद्ध करने की योजना, किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप को सिद्ध करने की योजना, खुद की और अपनी ही जिंदगी चलाने की योजना, स्वयं सिद्ध योजना या स्वयं सिद्धा योजना, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सन 2002 और 3 में ये लागू की गई है। देखो पता लग रहा है क्या कि स्वयं सिद्ध योजना यानी कि आप लोग खुद एक साथ बैठो, एक साथ मिलके काम करो, स्वयं को सिद्ध करो, अपना जीवन अच्छा करो, उस संदर्भ में योजना है। उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के मध्य यानी कि महिलाओं के बीच में एक ऐसी भावना का उत्प्रेरण करना जिससे वो स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करें। मैंने आपको स्वयं सहायता समूह का बताया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं कि किसी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करना चाहता है परंतु वह मैन पावर की वजह से या आर्थिक कमजोरी की वजह से, रुपये पैसे की कमी की वजह से उस कार्य को नहीं करना चाह रहा है, तो वो जब 2, 4, 5, 8, 10, 20, 30 लोगों का एक ग्रुप बना लेता है और उस ग्रुप का हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कार्य में निपुण होता है और सब मिलकर पैसा डालेंगे तो आर्थिक प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो जब वो सब मिलकर एक साथ काम करते हैं और उससे आर्थिक लाभ उठाते हैं तो उस ग्रुप को कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि अपनी खुद की सहायता करने वाला ग्रुप। तो महिलाओं के बीच में स्वयं सहायता समूह की स्थापना करने के लिए करने को प्रेरित करना, महिलाओं को वो ऐसा एक उत्प्रेरण करना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। स्वयं सिद्धा योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाने की। ठीक है, दूसरा, पहला उद्देश्य था महिलाओं के मध्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्थापना करने को मोटिवेट करना। दूसरा है अल्प बचत प्रणाली को विकसित करना, यानी कि ऐसा नहीं कि वो कमाएं वो बचाएं भी। और दूसरी बात है आंतरिक ऋण प्रणाली को, इंटरनल क्रेडिट सिस्टम को, इंटरनल डेब्ट सिस्टम को लागू करना, बनाना कि भाई अपने आप ही आपको ऋण की आवश्यकता है तो आपस में ही सब चीजें करें आप, ऐसी प्रणाली को विकसित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। परंतु धरातल पे कितनी है भगवान ही जानता है और सब लोग जानते हैं। अगली योजना है स्वाधार आश्रय योजना, है ना। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो स्व जमा आधार आ जाएगा, दीर्घ संधि आ जाएगी। स्व आधार योजना, आश्रय गृह योजना, यानी कि किसी को आधार प्रदान करने के लिए, है ना, स्वयं को आधार प्रदान करने के लिए आश्रय की आवश्यकता है और उसके लिए जो घर बनाया जाना है उस संदर्भ में जो योजना है उस योजना का नाम है स्वाधार आश्रय गृह योजना। सन 2001 और 2 की ये योजना है। अब मैं आपको बात बताऊं, आश्रय की आवश्यकता वैसे तो हर किसी व्यक्ति को पड़ती है, परंतु महिलाओं के संदर्भ में ये योजनाएं कुछ ज्यादा ही प्रभावी दिखाई देती हैं। हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन महिलाओं को निराश्रित छोड़ दिया जाता है, उनका रहने खाने उठने बैठने का कोई ठिकाना नहीं होता। दूसरी बात है
वैश्यावृत्ति के भयंकर जघन्य अपराध को झेल रही, कुकृत्य को झेल रही महिलाओं को जब वैश्यावृत्ति से उन्मुक्त किया जाता है, बचाया जाता है, तो हमारे समाज में ऐसी स्थिति बनी हुई है, कोई भी उनको आश्रय नहीं देना चाहता। तो वैश्यावृत्ति से उन्मुक्त महिलाएं और जेल से छूटी हुई महिलाओं को आश्रय देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये स्वाधार आश्रय गृह योजना लागू की गई है। निराश्रित, वैश्यावृत्ति और जेल से छूटी महिलाओं को आश्रय प्रदान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। खाली आश्रय ही मिलेगा ऐसा नहीं है, और भी कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। यानी कई कानूनी दावों पे फंसा हुआ है तो निशुल्क, फ्री में क्या मिलेगा? विधिक सहायता मिलेगी, निशुल्क रूप से चिकित्सा मिलेगी, निशुल्क रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस प्रशिक्षण को प्राप्त करके वह महिला अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकेगी आर्थिक रूप से, यानी कि वो रुपया पैसा कमाएगी और अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएगी। तो ये एक योजना है, इसका फोटो खींच लीजिए। और एक अगला आपकी योजना है अंतिम, किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना सन 2000 और 2001 में लागू की गई थी। नाम से ही पता लग रहा है किशोरी, किशोर किसको कहा जाता है? किशोर कहा जाता है जो 11 साल से 19 साल के बीच का बालक बालिका होता है, उसको किशोर और किशोरी कहा जाता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से रखनी चाहिए। उद्देश्य क्या है इस किशोरी शक्ति योजना का? कि जो किशोरियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको प्रजनन के लिए, स्वास्थ्य के लिए एवं महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना। यानी कि देखो, महिलाएं हैं, बालक बच्चे तो महिलाएं पैदा कर सकती हैं, पुरुष के तो बस का ही नहीं है ये चीज। अब पुरुष अपने आप में नेता बना घूमता है। तो महिलाओं को प्रजनन के लिए, इन बालिकाओं को किसके लिए? प्रजनन के लिए बताना, सब चीज समझाना कि भाई ऐसे ऐसे है। इसका मतलब सेक्स एजुकेशन से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रजनन का मतलब क्या है कि उनको सब चीजें समझाना कि आप अपने हार्मोन सिस्टम सब ये ठीक रखिए, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी सब चीज ठीक रखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से चल रहा है, आपके पीरियड्स ठीक समय पे हो रहे हैं, मेंसेस ठीक समय पे हो रहे हैं, हार्मोन डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है, और भी समस्याएं तो नहीं आ रही हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना। यदि कोई तुमको छेड़ता है तो महिला हेल्पलाइन को डायल करो। शादी होने के बाद कोई दहेज मांगता है तो इस पे कॉल करो, है ना। आपका कोई यौन शोषण कर रहा है, विवाह के पश्चात भी यौन शोषण होता है, ठीक है। ये चीजें आपको आईपीसी में पढ़ने के लिए मिलेंगी, है ना। तो आप इनको देख सकते हैं। या कोई घरेलू हिंसा कर रहा है तो आपके क्या अधिकार हैं, तो उनके प्रति जागरूक करना उनके प्रति जागरूक करना किशोरी शक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य है। संचालन की बात की जाए तो यूपी के लगभग 53 जिलों में यह योजना चल रही है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, ठोस काम, दिखावा कम, ये रामजी की पाठशाला का उद्देश्य है, उसको पूरा करके रहेंगे। आवश्यकता है आप लोगों के सहयोग की, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूर्ण सहयोग देंगे। रामजी की पाठशाला आपके साथ लगा हुआ है। मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि रामजी की पाठशाला भी एक चैनल है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।